वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम निहारिका फ्रॉम प्रयागराज की कुंडली एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जो कुंडली है वो 9 नंबर की कुंडली है। 9 नंबर लगन में लिखा हुआ है, 1 नंबर हाउस में। तो 9 नंबर किसका घर है? 9 नंबर स्वयं धन का घर है, धन भाव है। अब धन भाव सीधे आ गया है कहाँ? लग्न में। तो धीरे धीरे कर डिकोड करेंगे ये घर किसका है। फिर से बोलेंगे ये घर सूर्य और मंगल का है, इसमें एनर्जी सूर्य और मंगल की है। और 9वें घर में जो एनर्जी है वो गुरु की है। अब गुरु सूर्य और मंगल के मित्र हैं। तो अब ये जातक पैदाइशी रईस है, मतलब ये किसी एक ऐसे खानदान में पैदा हो सकता है जहाँ पहले से ही काफ़ी पैसा प्रेजेंट हो, क्योंकि धन का भाव स्वयं लगन में बैठा हुआ है। धन के मामले में ये जातक जो है बहुत ही लकी है और महाधन का योग इसके लगन में बैठा हुआ है। अब ये जातक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ धन जाएगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये योग महालक्ष्मी योग जैसा दिखाई पड़ता है कि लग्न में अब धन का योग आ गया है। तो धन की स्थिति ऐसे जातक की बहुत ही शुभ रहती है। ऐसा जातक विद्वान होता है और ऐसा जातक जो है गोरा चिट्टा ज़रूर होता है। और अपने जीवन काल में जैसे जैसे उम्र बीतेगी ये काफ़ी मोटे से दिखाई पड़ने लगते हैं, गोल मटोल से दिखाई पड़ते हैं। भले ही अभी के टाइम पर जैसे इनकी उम्र कम है तो ये पतले दुबले दिखाई पड़ते हैं, पर समय बीतते बीतते ये गोल मटोल मोटे से हो जाएंगे जैसे इनकी शादी उदी होगी। अब जब 7th हाउस पे यही 1st हाउस की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर आपको सूर्य, चंद्र और बुध मिलते हैं और 3rd हाउस मिलता है जो कि कम्युनिकेशन का हाउस है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी शादी जो है वो मैट्रिमोनियल से हो, और अगर मैट्रिमोनियल से इनकी शादी होती है तो ये बहुत ही भाग्यशाली होंगे। यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग इनके 7th हाउस में बन रहा है, तो ये इनकी शादी जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली में होगी और ये शादी के बाद काफ़ी भाग्यशाली हो जाएंगे। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य काफ़ी अंतर पर बैठे हुए हैं तो चंद्रमा की हानि नहीं हुई। अन्यथा यहाँ पर एक दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता कि चंद्रमा की हानि होती तो 4th हाउस में प्रॉब्लम होने लगती। पर यहाँ क्योंकि चंद्रमा की डिग्री 6 डिग्री पे बैठा हुआ है, 5 डिग्री पे, और सूर्य 21 डिग्री पे बैठा है तो अस्त नहीं हुआ। तो अब ये एक महाराजयोग बनाता है इस जातक की कुंडली में, क्योंकि दो राजयोग एक ही जगह बैठे हुए हैं। वो कहाँ बैठे हुए हैं? मैरिज हाउस में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और चंद्रमा एक राजयोग और दूसरा बुध आदित्य राजयोग। तो इनके माता और पिता की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और ये एक्सट्रीमली लकी होंगे अपने मैरिज में। इनकी शादी जो है वो आप समझ लीजिए कि किसी ऐसे परिवार में होगी जहाँ पर इनके सास ससुर या तो बहुत ही उच्च पद पर बैठे हुए हैं, इनका हस्बैंड बहुत उच्च पद पर बैठा हुआ है, रिच फैमिली होगी। पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, शोहरत, किसी चीज़ की वहाँ पर कमी नहीं हो सकती है। और बहुत ज़्यादा चांस है वो शासन से संबंधित ज़रूर हों, जैसे कि शासन में अधिकारी हों या शासन में किसी पॉलिटिकल फैमिली से हों। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है जब 7th हाउस में ये 9th हाउस दृष्टि डालता है, क्योंकि 9th हाउस की दृष्टि गुरु की दृष्टि है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी मैरिज में कभी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति यहाँ पर थोड़ी बहुत ईगो प्रॉब्लम्स तो देती ही देती है, पर ईगो प्रॉब्लम्स को गुरु की जो दृष्टि है वो काफ़ी हद तक शांत कर देती है। तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, और ये बहुत ही रिच फैमिली में जाने वाली है। तीसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताऊं कि अपनी मैरिड लाइफ में जब भी आपकी कोई झगड़ा हो, कोई भी मनमुटाव हो, तो आपको अपने पिता को ख़ास तौर पे इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पिता को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर ये मैरिड लाइफ आपकी गड़बड़ होने लगेगी। किसी भी सूरत में अपने पति से
अपने होने वाले पति से अगर आपकी संबंध किसी भी तरीके से ईगो क्लैशेस होते हैं, हाँ, थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाती है, जो हो जाते हैं आपके हस्बैंड, तो आप वो प्रॉब्लम आपस में म्यूचुअली बैठकर सॉल्व करेंगे। यहाँ थर्ड हाउस की प्रेजेंस आपके जीवन साथी को बहुत ही आकर्षक और कामुक बनाता है। थर्ड हाउस की प्रेजेंस यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन को वो दिखाता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपके कम्युनिकेशन कैसे होंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके कम्युनिकेशन भाग्योदय वाले होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में 11th हाउस लिखा हुआ है। तो आपको आपके जीवन साथी का जो सुख होगा वो परम सुख मिलेगा, वो आप बहुत ही लकी जीवन साथी आपको मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है अपनी लाइफ टाइम में, जिसमें धन, शोहरत, नेम, फेम सब मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जब हम सेकेंड हाउस पे पहुंचते हैं तो सेकेंड हाउस में 10th हाउस लिखा हुआ है। अब सेकेंड हाउस किसका हाउस है? शुक्र का हाउस है, और शुक्र का हाउस है और फैमिली मेंबर्स का हाउस है। ठीक है, फैमिली मेंबर्स का हाउस है, फिक्स्ड असेट्स का हाउस है, बैंक बैलेंस का हाउस है। तो यहाँ पर 10 नंबर का लिखना, प्रोफेशन हाउस का आ जाना फैमिली मेंबर्स के साथ, तो ये बहुत कुछ दिखाता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी लगातार इन्वॉल्व होंगे। कोई फैमिली बिजनेस, कुछ ऐसा जो आपकी फैमिली लगातार कर रही होगी। तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस करने में लाभ भी होता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिजनेस करें तो आपको भीषण लाभ मिल सकता है। और 10th हाउस जो है उसमें एनर्जी होती है शनि की। तो शनि की एनर्जी एक तरीके से आपको इस हाउस को एस्टैब्लिश कर देती है। मतलब जीवन में आपका व्यापार अगर संपत्ति से रिलेटेड हुआ तो वो एस्टैब्लिश ज़रूर हो जाएगा। अगर जीवन में आपने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बिजनेस किया तो ये आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा फल देगा। 10 नंबर क्योंकि प्रोफेशन का हाउस है और फैमिली मेंबर्स के साथ प्रोफेशन हो रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन कई बार उन लोगों के यहाँ होता है जिनको पुश्तैनी कोई बिजनेस मिल जाता है, या जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है तो उसमें और भी लोग हैं। कोई जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर बोर्ड मेंबर्स हैं, तो बोर्ड मेंबर्स सब घर के ही हुए, एक ही काम कर रहे हैं घर के लोग, उसमें आप हाथ बटा रहे हैं अपनी फैमिली प्रोफेशन में और फैमिली लैंड और फिक्स्ड एसेट्स और बैंक बैलेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अपने प्रोफेशन के थ्रू। तो यहाँ पर ये एक अच्छा फल मिलता है दूसरे हाउस में भी। अब जब तीसरे घर में हम पहुँचते हैं और यहाँ पे अतिचारी शनि बैठे हुए हैं, तो शनि दूसरे घर में जाकर भी आपको स्वराशि में आपको फिर अच्छे फल देते हैं। प्रोफेशनली ये जातक बहुत ही लकी होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये अपने प्रोफेशन में हार्ड वर्क करते हैं। उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड इन्हें मिलता है, किसके रूप में? फिक्स्ड असेट्स और बैंक बैलेंस के रूप में। अब जब शनि यहाँ पे थर्ड हाउस में 11th हाउस के साथ बैठे हैं, ये इनकी अपनी ही राशि है, तो ये भाग्य के स्थान पर भी अपनी, वो शनि जब अपनी ही राशि में बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, तो कम्युनिकेशन से आपके का भाग्योदय हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशन कैसे? इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से, कोई फिल्म जगत के माध्यम से, ये सब जो आप कभी भी आप फ़ोन से रिलेटेड, मतलब कोई भी ऐसा आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा फल मिल सकता है। आप एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं, आप एक सफल ओरेटर बन सकते हैं, आप जो भी बोलेंगे वो लोगों का भाग्योदय कर सकते हैं। आप फाइनेंसेस में ज़बरदस्त होल्ड रखेंगे, आपके जो मित्र होंगे वो आपके लिए लकी होंगे और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों के लिए भी ये जगह बहुत ही अच्छे फल देने वाली है। मतलब छोटे भाई बहनों के थ्रू आपका भाग्योदय हो सकता है। अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप कर काम करें तो आपका भाग्योदय 110% हो सकता है। अब 11th हाउस में शनि की पावर है और शनि उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ये बताता है कि शनि आपके लिए एक्सट्रीमली लाभकारी हैं। ऐसे जातक को लोहे का कड़ा पहनना चाहिए ताकि शनि की पावर और बढ़ सके। शनि इनकी पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो शनि यहाँ पे 18 डिग्री में देने के लिए बैठे हुए हैं। तो शनि की पावर बढ़ाने के लिए इनको लोहे की अंगूठी पहननी चाहिए बीच वाली फिंगर में,
इनको लोहे का कड़ा पहनना चाहिए गुरुद्वारा से लाकर, ताकि इनका भाग्योदय और स्ट्रांग हो जाए। अब आप एक चीज़ देखिए कि जैसे हम थर्ड हाउस पे आते हैं, वहाँ 11th लिखा है, फर्स्ट में 9th लिखा है, और 11th में क्या लिखा हुआ है, 7th लिखा हुआ है। अब ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि जब 9th हाउस बैठकर एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस पर, ठीक है, आप देखिए सब के सब कनेक्टेड है। वही चीज़ इनके भाग्य में भी लिखी हुई है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है वो इनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इनका हस्बैंड इनके लिए बहुत ही लकी, एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट होगा। और वो किन किन चीज़ों में होगा, भाग्य के मामले में भी होगा और धन के में भी मामले में होगा। अब हम आगे चलते हैं। जब 4th हाउस में हम पहुंचते हैं तो यहाँ 4th हाउस में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 12th हाउस लिखा हुआ है। अब 12th हाउस किसका है, एक मैलेफिक गुरु का हाउस है। मतलब कि अब इस घर में भी गुरु की एनर्जी तो है, पर यहाँ राहु की भी एनर्जी है। जब गुरु का प्रभाव यहाँ 4थे भाव में पड़ता है तो ये आपको एक्सट्रीमली लकी, फॉर्चुनेट और पैसे वाला बना देता है। आपके जीवन में आपने जिस चीज़ की भी इच्छा करी होगी, जिस सुख की इच्छा करी होगी, जिस गाड़ी की इच्छा करी होगी, वो सब आपकी लाइफ टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा, बशर्ते आप अपने घर से दूर हो जाएं। जिस दिन आप अपने घर से दूर होंगी उसी दिन से ही आपका भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशली आफ्टर मैरिज। अब जब हम आते हैं 5th हाउस में तो अब एक चीज़ मैं और मेंशन करूंगा कि 12th हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है 4th हाउस में, तो यहाँ पर ये आपकी माता की बीमारी का कारण बन सकती है। आपको आपका जो भी क्या कहते हैं, जो भी धन वगैरह है वो आपके क्या कहते हैं खर्च होगा, किन चीज़ों पे खर्च होगा, फैमिली मेम्बर्स पे खर्चा हो सकता है। अब ये अच्छी बात भी है, पर इन फैमिली मेम्बर्स से आपको वापस मिले ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो घर छोड़ने पर ही आपका भाग्योदय यहाँ से दिखाई पड़ता है 4th हाउस में 12th हाउस लिखा हुआ है। तो अब 5th हाउस में जब हम आते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर केतु लिखा हुआ है। ये घर किसका है, ये है आपके लव अफेयर्स का, आपके बच्चों का, आपकी स्टडीज़ का। तो एक तरफ ये आपकी स्टडीज़ को बहुत ही महीन कर देता है। मतलब कि आप एक पढ़े लिखे बच्चे हो सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप मास्टर्स तो कम से कम कर ही सकते हैं। और 5th हाउस में नंबर 1 भी लिखा हुआ है। अब बाय बॉडी आपको अपने फादर के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा सशरीर। तो यहाँ पर आपको एक दो चीज़ देखनी पड़ेगी कि केतु यहाँ पर आपको ब्रोकन रिलेशनशिप्स देता है, आपके लव अफेयर्स टूट जाते हैं, आपकी लव मैरिज होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। और तो और प्रेम प्रसंगों में केतु आपको यहाँ बैठकर बदनामी देता है। ठीक है। अब नंबर 1 का यहाँ पर उपस्थित होना सूर्य के घर में सूर्य मंगल जैसी स्थिति पैदा करता है। पिता से आपका थोड़ा मोड़ा विवाद हो सकता है, पर राजसी सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी चाइल्ड बर्थ में भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होने वाली है। मिस कैरेजेस जैसी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ सकती हैं अपनी लाइफ टाइम में, और इससे आपके ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ 5th हाउस में एक तरफ आपके पिता के साथ आपके संबंध जो हैं वो थोड़े खट्टे मीठे हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, हल्के फुल्के, पर फिर भी आप एक नंबर मंगल का राशि मेष यहाँ पर बैठा हुआ, तो उसका ये प्रभाव है कि भले ही पिता से कुछ मतभेद जरूर हो, पर उनका आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहेगा। आपको यहाँ पे ब्रोकन रिलेशनशिप देते हैं, लव अफेयर्स जो होते हैं वो आपके कभी पूरे नहीं होते, हो ही नहीं सकते। आपकी लव मैरिज, आप भले ही प्यार करेंगे लेकिन आप शादी नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में। यहाँ केतु आपको वैराग्य देता है, किससे, लव अफेयर्स से, बच्चों से, हाँ। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे होंगे लेकिन आप जो है वन फाइन डे उसमें पढ़ाई में ब्रेक आ जाती है कि एक समय के बाद पढ़ने के बाद आप बैठ गए हैं घर पर। तो ये समझना चाहिए कि आप जो है आपकी जो पढ़ाई है उसमें ब्रेक आ सकता है। ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं 6th हाउस में, जहाँ पे मार्केश नंबर 2 लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। अब ये स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है, मंगल यहाँ 2 नंबर के साथ लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके ग्रह ये बोलते हैं कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ऑपरेशन होना, आपके स्वयं का ऑपरेशन होना, डिवोर्स जैसी स्थिति होना। और यहाँ पर एक मैं आपको और बता दूँ बात कि जो 2 नंबर लिखा है ये शुक्र की राशि है। तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स से या फिर आपके क्या कहते हैं इन लॉज की फैमिली से आपका झगड़ा कराने की स्थिति उत्पन्न करती है कि कुछ न कुछ मन मुटाव आपका हो सकता है। अब यहाँ पे मंगल की स्थिति मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मंगल यहाँ आता है तो डिवोर्स कराने की स्थिति करता है और अपने पति से किसी न किसी वजह से विवाद उत्पन्न करता है। यहाँ मेरे बताने का केवल एक ही ध्येय है कि आप आगाह हो जाएं और ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपको हानि पहुँचाएगी। इस तरह की चीज़ें आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर करवा सकती हैं। ज़मीन जायदाद का चक्कर में आप कोर्ट के चक्कर काट सकते हैं, ठीक है। और इन लॉज के चक्कर में आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं। यहाँ पर मंगल जो है बैठे बैठे 12th हाउस को भी देखता है, जहाँ पे 8th नंबर लिखा हुआ है और ये मंगल की स्वयं की राशि। 8 नंबर यहाँ लिखने से ये एस्पेक्ट करता है कि आपका ससुराल जो है वो फॉरेन कंट्री में हो सकता है। जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आपकी ससुराल होना थोड़ा मुश्किल है, कि आपकी शादी जो है वो आप के जन्म स्थान के बाहर ही होगी। मतलब अब 8 नंबर जब 12वें नंबर में आया है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अब जब हम नीचे आते हैं फिर से और 7th हाउस पे पहुँचते हैं, तो 7th हाउस के बारे में मैंने तो आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। ईगो क्लैशेस विथ हस्बैंड ये हो सकते हैं नेगेटिव फ्रंट पे। बाकी इनका जो हस्बैंड है वो इनके लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल होगा और एक्सट्रीमली लकी होगा, फॉर्चुनेट होगा। जब तक ये अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी तो इनका जीवन जो है वो इसमें शोहरत भी आएगी, पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा और बहुत प्रेम और मतलब गहरा संबंध बना रहेगा। ऐसे जातक जिनकी 7th हाउस में 3rd हाउस लिखा हुआ है उनके हस्बैंड जो है वो कम्युनिकेशन में एक्सट्रीमली पावरफुल होंगे, उनकी वो वाक्य चातुर होंगे, उनकी वाणी में राजसी ठाट बाट होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया 7th हाउस इनका बहुत अच्छा है। अच्छे घर में शादी होगी, रेप्यूटेड घर में शादी होगी, या तो अधिकारी होंगे या पॉलिटिकल फैमिली से होंगे इनके इन लॉज, या तो इनका हस्बैंड खुद भी अधिकारी और पॉलिटिकल फैमिली से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकता है। और इनकी शादी जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है, मतलब मैट्रिमोनियल से होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और अगर इन केस ये मैट्रिमोनियल से होती है तब ये और पॉसिबल हो जाएगा और इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये एक्सट्रीमली लकी हैं शादी के मामले में, क्योंकि जो इनका हस्बैंड होगा वो एक्सट्रीमली लकी होगा इनके लिए। ये बहुत तरक्की करेंगे अपनी शादी के पश्चात। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि 8th हाउस में 4th हाउस लिखा हुआ है। अब 8th हाउस में 4th हाउस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनकी जो माता है उनको तो सबसे पहले उनकी तबीयत की समस्या, हेल्थ इश्यूज 110% होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी माता का आशीर्वाद इनके सिर पर है और वो जादू टोना, काला जादू, टोटका, ये सब चीज़ों में वो बहुत मानती होंगी। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों में, ये सब चीज़ों में ये बहुत मानती होंगी और इनके लिए समय समय पर मतलब ऐसे यज्ञ हवन करवाना, पूजा पाठ करवाना वो करती रहती होंगी। और क्योंकि ये हाउस ऑफ सॉरोज है तो मानसिक रूप से परेशानियों का हाउस है, तो मानसिक रूप से इनकी माता और इनका घर इनके लिए हमेशा परेशान रहेगा किसी न किसी ऐसी वजह से जो छुपी हुई है। तो ऐसा जातक जिसका चौथा घर 8वें घर में है उसको ये समझना चाहिए कि उसके घर पर उसके लिए उसकी माता उसकी सबसे अधिक चिंता करने वाली औरत है। अब हम आगे चलते हैं जल्दी से। 9th हाउस में 5th हाउस लिखा है और शुक्र लिखा हुआ है, तो नंबर 1 5th हाउस जो है वो किसका है? पिता का घर है। तो यहाँ पर ये जातक
एक तरफ अपने पिता के लिए एक्सट्रीमली लकी है, दूसरी तरफ शुक्र की प्रेजेंस इनको फिर से महाधन योग देती है। शुक्र यहाँ गुरु के घर में आके जोरदार परिणाम देते हैं, अपने पैसे तो भर भर कर देते हैं। पर ये जो जिनके शुक्र यहाँ पर होते हैं वो अपनी जात बिरादरी से बाहर शादी करने के इच्छुक होते हैं और कोशिश भी करते हैं। पर यहाँ शुक्र 2 नंबर पर बैठा, 2 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं। तो धन तो मिलेगा, पर गैर बिरादरी में शादी होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे लोगों को एक वार्निंग दी जाती है कि ऐसे लोग शादी के पश्चात भी धर्म विरोधी कार्य करने लगते हैं, एक समय पे 2-2 जगह से संबंध बनाने लगते हैं। जैसे इनका कोई पुराना प्रेम होगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे और नए शादी को भी ये नहीं छोड़ेंगे, और यही इनकी विपत्ति का कारण बन जाएगी और इनके धन का हानि करेगी, गुरु की हानि करेगी, पूरी कुंडली पलट देगी। तो ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि शादी के पश्चात आपको अपने जो हस्बैंड हैं उनके प्रति 100% समर्पित रहना चाहिए। नहीं आपको इसका भोग मिलेगा किस तरीके से, ऐसे तरीकों से भोग मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। खैर कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा आपके ऊपर, और यहाँ पे ये आपके पिता को भी हानि पहुँचाएगा, क्योंकि 5th हाउस पिता का और शुक्र उनके दुश्मन है। ठीक है, और शुक्र अपने फुल प्रभाव देंगे। ये आपके कैरेक्टर को दिन प्रतिदिन खराब करने की कोशिश भी करते रहेंगे। भले ये धन दे रहे हैं, पर कैरेक्टर के मामले में, मानसिक शांति के मामले में, पिता को शांति के मामले में ये हानि यहाँ बैठकर प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने प्रेम प्रसंगों को इतना टाइट रखिए कि वो आपको धन दे, ना कि आपको नुकसान दे। और अपनी बिरादरी के बाहर आप शादी करना चाहते हैं, वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो भले ही आपका लव अफेयर 1 हो 10 हो, शादी नहीं हो सकती है। इस बात की तो साफ साफ संभावना दिखाई पड़ती है। आप जब 10th हाउस में हम आते हैं तो यहाँ पे 6th हाउस लिखा हुआ है। 6th हाउस जो है ये वो प्रोफेशन देता है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। चलित हाउस है। इस हाउस में जो है बुध की और केतु की शक्ति होती है, और बुध और केतु शनि के घर में आए हुए हैं 10वें घर में। तो यहाँ पर भी ये एक अच्छा फल देने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। हो सकता है कि इनके नाम पर कोई काम हो रहा हो, उससे ये ब्रांड बन जाए, एक ब्रांड की तरह इनको जाना जाए। अब 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का भी है, तो रोग ऋण शत्रु तो है, पर इनके रोग ऋण शत्रुओं में जो है मंगल बैठा हुआ है और एनर्जी है केतु की, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग काम होता है। तो प्रोफेशन में ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उत्पन्न कर देता है। इनको चाहिए कि ये मेडिसिन का काम करें, और मेडिसिन का काम करेंगी तो इनको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और ये अपने प्रोफेशन में ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव होते हैं और कंपटीशन से डरते नहीं हैं, और कंपटीशन में ये जीतते भी हैं। दूसरी चीज़ कि इनको चाहिए रेमेडी के रूप में कि कुछ पैसा, अगर जो गरीब है, जो कि मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको किसी तरह फाइनेंशियली हेल्प कर दे या मेडिसिन ही ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जो आई डोनेशन कैंप है वहाँ पर कुछ फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ हेल्प कर दें मेडिसिन से लोगों की। तो फिर यहाँ का बुध जो मंगल के साथ बैठा हुआ, मंगल ये 6th हाउस में बैठा हुआ है दूसरे घर में, तो फिर यहाँ पे ये फल जो है थोड़े से शांत होने लगेंगे और प्रोफेशनली भी ये ग्रो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 6th हाउस आपको ये भी बताता है, क्योंकि 10th हाउस आपका 2nd हाउस में, तो आप एक बात समझिए कि यहाँ पर ये आपको आपके फैमिली मेम्बर्स से बड़ा कॉम्पिटिटिव बना देता है। ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है उसके अंदर टफ कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन को आप जीत भी जाएंगे, क्योंकि ये शनि का अपना घर है। अब हम जब आते हैं 11th हाउस में, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस है। ठीक है, हाउस ऑफ विशेस कम ट्रू है। ये वो घर है जहाँ से सब चीज़ें एंट्री करती हैं, और यहाँ पर आप देखिए 7th लिखा हुआ है, और राहु लिखा है, और गुरु लिखा हुआ है।
अब यहाँ अतिचारी राहु बैठा है तो इसका ये प्रभाव होगा कि आपकी लाइफ टाइम में आपको एक से ज़्यादा बिजनेसेस करने का मौका मिलेगा और आप अपने जितने भी रोग ऋण शत्रु हैं उन सब का बैंड बजा देंगे। कहाँ? अपने प्रोफेशन में, क्योंकि राहु विथ 6th हाउस एस्पेक्ट इज इनक्रेडिबल। राहु 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है और 11th में भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। यहाँ दोनों का मिक्स्ड परिणाम मिल रहा है। एक तरफ राहु आपको बिजनेस में तरक्की देता है, दूसरी तरफ आपके रोग ऋण शत्रुओं को भी हरा देता है। ठीक है, अब ये देखना ज़रूरी है कि गुरु की क्या पोजीशन है, क्योंकि राहु और गुरु मिलकर यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना देते हैं, जो कि बहुत बुरा कहा जाता है। पर यहाँ देखना है कि गुरु की स्थिति क्या है। गुरु राहु से बहुत स्ट्रांग है, तो राहु का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि गुरु का पड़ेगा। अब यहाँ पर आप एक तरफ एक्सट्रीमली भाग्यवान बन जाते हैं। एक्सट्रीमली भाग्यवान किसके मामले में बन जाते हैं? शादी के मामले में, क्योंकि 7th हाउस कहाँ आ गया है? आपके 11th हाउस में। राहु और गुरु जब साथ में बैठे होते हैं तो लोग जो है इम्पॉसिबल गोल्स को क्रिएट करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता था कि निहारिका ऐसे लड़के से शादी कर ले, या इसकी शादीशुदा जिंदगी इतनी लकी और भाग्यशाली है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, पर ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से इनका ये भाग्य चमकेगा। भले ये गुरु चांडाल योग है, एक चोर है और दूसरा साधु, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन देता है जातक को कि जातक सामने सामने तो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर सामने सामने बोल रहा है साधु की तरह, अंदर से बोलता है हमें सब कुछ चाहिए और सारा चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे जातकों का जिनका गुरु चांडाल योग बना हुआ है 11th हाउस में और प्लस वो 7th हाउस के साथ बैठा है, तो इनको मैरिज होने में डिले कराता है, प्रॉब्लम्स कराता है, इनको कुछ हद तक बदनामी भी दे सकता है। पर फाइनल रिजल्ट जो है वो गुरु कंट्रोल कर रहा है इनकी कुंडली में। तो एक तरफ गुरु इनको बहुत दयालु बनाता है, बहुत सौभाग्यशाली बनाता है अपने छोटे भाई बहनों के साथ जुड़ने पर, उनके साथ दोस्ती करने पर, और दूसरी तरफ गुरु यहाँ पर 11th हाउस में आपको धन, यश, धर्म सब कुछ दे देता है और अनलिमिटेड देता है, क्योंकि राहु भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देते ही हैं। रातों रात ये आपको राजा से रंक और रंक से अमीर बनाने की शक्ति रखते हैं राहु। और राहु यहाँ आपके जीवन काल में आपकी लाइफ में जो तरक्की है उसको कभी बहुत बढ़ा देते हैं तो कभी बहुत घटा देते हैं। पर राहु की ये पीड़ा गुरु अपने ऊपर उठा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो जब हम 12th हाउस में आते हैं तो 12th हाउस में आते हैं और नंबर 8 लिखा हुआ है, तो नंबर 8 का यहाँ मतलब हुआ इनकी जो ससुराल होगी वो फॉरेन कंट्री में होगी और इनकी पढ़ाई लिखाई अगर ये चाहें तो इनको जो है बाहर विदेश में करना चाहिए। दूसरी चीज कि जो 8वां घर इनके 12वें घर में बैठा है तो ये नीच राज भंग योग बनाता है, क्योंकि 8वां घर खुद ही एक मैलिफिक हाउस है और वो 12वें घर में आया हुआ है। तो अब जो खर्च होने वाले थे, जो प्रॉब्लम होने वाली थी, वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। इनका ससुराल इनके लिए एक्सट्रीमली लकी और अच्छा होने वाला है और जो अच्छे फल देगा, जो इनका भाग्योदय करेगा, जो इनके ज़मीन जायदाद सुख में कंट्रीब्यूट करेगा और इनको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गया कि जब 11th हाउस में राहु आता है तो यहाँ पे एक बड़ी ही पिक्यूलियर सिचुएशन हो जाती है कि राहु जब 11th हाउस में आता है तो ऐसा जातक अपने पिता के लिए बहुत गड़बड़ होता है, उनके पिता से उनकी रिलेशनशिप बहुत खराब होती है। ऐसा नहीं है कि अपने पिता को प्यार नहीं करती, पिता को ये अपने मन से बहुत ज़्यादा, हो सकता है अपने सारे भाई बहनों में सबसे अधिक प्यार करती हूँ,
पर पिता अनफॉर्चुनेटली इनको कभी भी जीवन में तवज्जो नहीं देंगे। पिता को तो ये भी नहीं पता कि उनके घर में जो धन आ रहा है वो इसी बच्ची के भाग्य से आ रहा है, और जब ये बच्ची उनके घर से चली जाएगी तो यही धन और पैसा जो उसने अपने पिता के घर में दिया है वो अपने पति को भी देगी। मतलब इनका भाग्य सौभाग्यशाली होता है कब होता है? जब ये अपने घर से दूर हो जाएं, जैसा कि चौथे हाउस में 12th हाउस लिखा हुआ है। जिस दिन ये अपने घर से दूर होंगी उस दिन इनका भाग्योदय हो जाएगा। उस दिन इनके पिता को भी पता चलेगा कि मेरी लड़की मेरे लिए कितनी लकी थी। खैर, ये लोग 3 भाई बहन हैं, इनका भाई भी बहुत लकी है। खैर, वो सब की बात है, पर ये चीज़ देखने को हो गई है कि पिता से थोड़ी शत्रुता होती है जिनके भी राहु 11th हाउस में होते हैं। पर ये जातक अपने लिए एक्सट्रीमली लकी होता है। सेल्फ एफर्ट से, बुद्धि से अपने यश, वैभव, सम्मान और कीर्ति समाज में कमाता है। गुरु राहु की स्थिति यहाँ 11th हाउस में इनको शेयर बाजार में थोड़ा लकी बना देती है और अच्छा खासा धन भी ये उठा सकते हैं क्योंकि भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। अब एक चीज़ की मैं और बात करता हूँ कि शेयर बाजार में आप पैसा लगा तो दीजिए, पर आप सही समय पर निकल जाइए, क्योंकि जितना ये पैसा आपको देने वाला है योग राहु, उतना ये लेने वाला भी है, क्योंकि 5वें घर में केतु बैठा हुआ है और 9वें घर में शुक्र बैठा हुआ है और 11th हाउस में राहु और गुरु बैठे हुए हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपको शेयर से लाभ तो होगा, जरूर होगा। एक ऐसी सिचुएशन होगी कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गोल्ड डिगर हो जाएंगे, मतलब कि आपके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा। आपको धनवान होने से कोई रोक नहीं सकता पूरी जीवन में। आपकी शादी थोड़ी डिले हो सकती है, पर जहाँ होगी वो बहुत ही रिच फैमिली और अच्छी फैमिली होगी। आपके लिए एक सजेशन ये है कि अपनी मैरिड लाइफ में कभी भी ईगो प्रॉब्लम्स मत लाइएगा। दोनों मियाँ बीवी शांति से बैठकर एक दूसरे को समझकर, रिस्पेक्ट देकर, थोड़ा सा दबकर, थोड़ा सा उठकर एक दूसरे को देखिएगा। आपकी गुरु की महादशा चल रही है, इस टाइम पीरियड में आपकी 100% शादी ज़रूर हो जाएगी और बहुत ही निकट है शादी। मैंने आपकी वर्ष कुंडली देखी थी, उसमें अप्रैल के टाइम पर आपके घर में सामने से कोई रिश्ता आएगा, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि घर कैसा है। जो घर पावरफुल हो बस वहीं शादी करिएगा, ये आपके लिए सजेशन है, क्योंकि आपका ससुराल बहुत ही पावरफुल और रिच है। अगर आपने गलती से अपने ससुराल को मतलब थोड़ा छोटा ससुराल पकड़ लिया तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। हानिकारक इन द सेंस आपको थोड़ा और स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी। लेकिन आपका ससुराल बहुत रिच है, ये बात आप मानकर चलिए, ठीक है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, और मैं इन जनरल एनालिसिस में आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ हर घर का। अगर इसकी डीप एनालिसिस करी जाए तो अभी सबकी डिग्री देखी जाएगी, दृष्टि देखी जाएगी, ठीक है, प्लेसमेंट देखी जाएगी, कंजंक्शन देखी जाएगी, नक्षत्र देखा जाएगा, ये सब देखा जाएगा। फिर मृत्यु किस चीज़ से होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, तरक्की कौन सी होगी, किस जगह से होगी, किस टाइम पर होगी। फिर ये महादशा प्रत्यंतर दशा की बातें भी होने लगेंगी। अब हर साल कैसा जाएगा तो ये वर्ष कुंडली की बातें होने लगेंगी। तो एक एक्सट्रीम डीप एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है। कल मुझसे एक सज्जन पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगता है। तो एक डीप एनालिसिस की कुंडली आप बनवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 3-4 दिन लग जाता है कैलकुलेशन करने में और बताने में। वेरेज ये जो जनरल एनालिसिस है, इस कुंडली को बनाने में भी 3 घंटे लग जाते हैं। एक वीडियो बनाने में 3 घंटे लग जाएंगे, और डीप एनालिसिस को करने में कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जनरल एनालिसिस बता देता हूँ ताकि हर घर का आपको प्रभाव पता चल सके
और बाकी तो मैं और एग्जाम्पल्स देते ही जा रहा हूँ। अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फलाने की कुंडली में ये योग थे और यही योग मेरी कुंडली में, तो हमको लगभग सेम इफेक्ट ज़रूर देंगे। और मैं आपको हर घर के बारे में थोड़ा रुक रुक कर पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इस घर में ये एनर्जी है, इस घर में ये एनर्जी है। और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सबसे बोलते हैं कि अब इस घर का लॉर्ड कहाँ है, क्या कर रहा है। लॉर्ड वहीं पर है जहाँ उसे होना चाहिए, और वो जिस घर के मुताबिक अपना स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है उसको वैसे ही फल दिखाई देने पड़ेंगे। तो कुंडली देखने के कई तरीके हैं। ये तरीका हर घर के बारे में बताना, तो ये एक सटीक उपाय और सटीक तरीका बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने अभी इसको करते करते मुझे इतने समय हो गया है, तो मैंने देखा कि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ लोगों को, कम से कम 80% जो है वो उनके लाइफ में हो रहा है और घटित हो रहा है। और डीप एनालिसिस करने के लिए वीडियो बहुत ही छोटा है, बस इतना ही वीडियो काफ़ी है एक जनरल एनालिसिस के लिए, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी कुंडली की, और आप खुद ही अपनी कुंडली देख के समझ जाएं कि आपको किससे दुख मिल रहा है और किससे सुख मिल रहा है। जिससे पीड़ा मिले उसको दान कर दीजिए, जिससे सुख मिले उसको धारण कर लीजिए। अगर चंद्रमा पीड़ा दे रहा है तो भैया चांदी मत पहनिए, छोड़ दीजिए, मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है तो। उसी के विपरीत अगर लोहा फ़ायदा दे रहा है, शनि फ़ायदा दे रहे हैं, तो लोहा धारण कर लीजिए। उसी के विपरीत अगर शनि पीड़ित हैं तो आप भैया पीड़ित हैं या सॉरी एग्जॉल्टेड हैं, तो शनि का दान देंगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। इसीलिए जो चीज़ अच्छी है आपकी कुंडली में उसका अगर आपने दान दिया तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ा दे रहे हैं बस उन्हीं का दान करना है और उन्हीं के बीज मंत्र जाप करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।